हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है ड्यूल कोचिंग सेंटर में। अब तक हम समास के पार्ट 2 करा चुके थे। आज हमारा पार्ट होगा 3। तो अब तक हमने समास को समझा चुका था, उसमें से 3 समासों को करा दिया था। आज पार्ट 4 पार्ट होगा 3 और समास द्विगु समास होगा। इससे पहले हम अवयवी समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के दोनों भागों को हम करा चुके। आज हमारा समास होगा द्विगु समास, जो कि तत्पुरुष समास का दूसरा पार्ट है। तत्पुरुष समास का एक पार्ट होता है कर्मधारय समास, उसे हम पिछली क्लास में करा चुके। तो आज हमारा पार्ट 3 और समास स्टार्ट होगा द्विगु समास, जो कर्मधारय समास का वो तत्पुरुष समास का भेद है। तो होते हैं द्विगु समास। द्विगु, तो ये क्या होगा? द्विगु समास। हमने आपको बता दिया था कि द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है। हमने सभी को एक बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि मतलब 1, 2 यानी अवयवी समास, अवयवी समास और कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसका भाग होता था? तत्पुरुष, तत्पुरुष का ये भाग थे इसके, कर्मधारय और द्विगु। इसके बाद द्वंद्व समास और इसके बाद बहुव्रीहि समास। ये इसके भाग थे। अब देखो इसमें ये जो थे दोनों भाग, ये तत्पुरुष समास के भाग होते थे। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब क्रम से चलेंगे। इसमें प्रथम पद प्रधान, तो ये हो गया। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसी के दोनों भाग हैं, तो इसमें क्या होगा? दोनों पद, दूसरा पद इसमें प्रधान होगा। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। अब तो फर्स्ट भी हो गया, द्वितीय भी हो गया। तो इसमें द्वंद्व समास में प्रथम पद भी प्रधान होता है और द्वितीय पद भी प्रधान होता है। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान नहीं होते, किसी अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो इससे आगे हम समझेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। क्या लिखेंगे? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमसे अब कहा रहा है त्राहा। क्या है? मतलब त्राहा। अब देखो, त्राहा का मतलब है 3। मतलब ये क्या है? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। त्राहा से हमें पता पड़ रहा है कि जो इसका पहला वाला पद है ये संख्यावाचक है। क्या है ये? संख्यावाचक। मतलब 3 राष्ट्रों का जहां पर एक केंद्रों से क्या बोला जाता है? त्राहा। तो मतलब क्या है? यहाँ पहला पद है वो एक क्या है? संख्यावाचक है। तो जिससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ एक द्विगु समास है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लें, त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज से हमें पता पड़ता है 3 भुजाओं से बंद आकृति वाला आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि ये हमारा जो पहला पद है ये क्या है? संख्यावाचक। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब देखो त्रिनेत्र का मतलब
मतलब 3, जिसके 3 नेत्र हो। अब देखो ये यहाँ पर एक बहुवीर भी समास हो सकता है, द्विगु समास भी हो सकता है। ठीक, अब जब हमें ऑप्शन में बहुवीर समास भी आए और कर्मधारय को द्विगु समास भी आए, तो वहां पर हमें प्रश्न ऑप्शन को देख के करना है कि अगर ऐसा ऑप्शन आए कि वहां पर बहुवीर समास भी हो और द्विगु समास भी हो, तो वहां सदैव बहुवीर समास करके चलेंगे, क्योंकि त्रिनेत्र का मतलब क्या है? शिव। तो इसका अगर एक और अर्थ निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ शिव हो जाएगा। अगर जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल करें, चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। ये क्या है? 4 भुजाओं से बंद आकृति। तो इसका पहला पद ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। ऐसे काफी उदाहरण हैं जो कि ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे नवरत्न, क्या हो जाएगा? नवरत्न। नव मतलब 9। ऐसे काफी एग्जाम्पल होते हैं जो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। जैसे कि अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, अब देखो हम एग्जाम्पल लें जैसे बारहसिंगा। बारहसिंगा। अब देखो बारहसिंगा का मतलब क्या है? 12 सींग वाला हो जाएगा। ठीक, इसके क्या क्या अर्थ हो जाएंगे? 12 सींग वाला। ठीक, इसके बाद 12 सींगों का बारह सिंह का समूह। अब देखो इसमें अब क्या है? 12 सिंह वाला, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? 12 सिंह हो जिसके। तो देखो ये यहां पर अगर एक अन्य अर्थ लेके आता है तो ये क्या हो जाएगा? बहुवीर समास। क्या हो जाएगा? बहुवीर समास। और 12 सिंहों का अगर समूह आता है तो यहाँ क्या होगा? द्विगु समास। अब देखो जैसे कि 12 सिंह है जिसके, क्या हो जाएगा? हिरण। तो इनके क्या होते हैं? ये कहां पर आ जाएगा? ये बहुवीर समास में। किसमें आएगा? ये बहुवीर समास में। और ये किसमें आएगा? जब अगर हम समूह की बात करते हैं तो समूह में किसमें आएगा? ये द्विगु समास में। जैसे क्या है? 12 सिंह है जिसके, ये क्या हो जाएगा? अन्य अर्थ लाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? बहुवीर समास में। एक विशेष जानवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक विशेष जानवर। इसके काफी ऐसे उदाहरण मिलेंगे जैसे कि द्विगु समास से। बस यही पहचान है इसकी, इसका पहला पद कैसा होगा? संख्यावाचक होगा। ठीक, और दूसरा पद इसका प्रधान होगा। ये आपको याद रखना है। इसके काफी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जैसे कि क्या है? पंजाब। क्या हो जाएगा? ये पंजाब। अब पंजाब क्या है? ये पंजाब है, ये क्या है? 5 नदियों का समूह। पंजाब क्या है? 5 नदियों का समूह। तो ये क्या किसमें आएगा? ये पंजाब किसमें आएगा? द्विगु समास में। किसमें आएगा? द्विगु समास में। जैसे कि अगर हम बात करें चौअन्नी, क्या बात करें? चौअन्नी। अब देखो चौअन्नी है, ये किसका उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है ये? चौअन्नी द्विगु समास का। अब चौअन्नी का जो समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? 4 आनों का समूह। अब देखो हमने क्या बोलता है? इसका पहला पद कैसा होगा? संख्यावाचक होगा। इससे हमें पता पड़ रहा है कि चौअन्नी कैसा समास है? द्विगु समास, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 4 आनों का समूह। क्या कहलाएगा? चौअन्नी। तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे कि त्रिवेदी। क्या करें? त्रिवेदी। त्रिवेदी। अब देखो त्रिवेदी का अगर हम अर्थ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 वेदों का समूह। 3 वेदों का समूह। अब इससे हमें पता पड़ रहा है त्रिवेदी, तो इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। और जब संख्यावाचक पहला पद हुआ तो क्या होगा? द्विगु समास।
और अगर हम बात करें द्विवेदी, क्या बात करें? द्विवेदी, द्विवेदी। अब देखो द्विवेदी का क्या मतलब है? दो वेदों का समूह। क्या हो जाएगा? दो वेदों का समूह। और ये क्या कहलाएगा? द्विवेदी। क्या कहलाएगा? ये द्विवेदी। इससे हमें पता पड़ रहा है कि जिसका भी पहला पद संख्यावाचक होगा तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। ये समास सबसे आसान समास है, इसको पहचानने की ट्रिक। इसके बाद आएगा द्वंद्व समास। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसके बाद आएगा हमारा द्वंद्व समास। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अब क्या आएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास में बता चुका था आपको कि इसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? परिभाषा क्या है? जिस समास का प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान हो वहां द्वंद्व समास हो। जिस द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान तथा समास विग्रह करने पर अथवा या और समास विग्रह करने पर अथवा या एव लगता हो, अथवा या एव और लगता हो, और लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसकी एक और मुख्य पहचान है, इसके जो एग्जाम्पल होंगे इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। क्या है पहचान? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा हुआ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आगे बात करते हैं। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच कोई प्रतियोगिता हो रही है तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, जैसे क्या है? राम और रावण। राम और रावण में क्या हुआ था? प्रतियोगिता हुई थी, मतलब एक युद्ध हुआ था। तो क्या हुआ? प्रतियोगिता के अंतर्गत आ गया। तो जितने भी प्रतियोगिता होती हैं उनके बीच में कौन सा समास माना जाता है? द्वंद्व समास। जैसे एग्जाम्पल क्या लिख देंगे हम? प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा? राम और रावण। तो ये क्या है? प्रतियोगिता हुई इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, कृष्ण और कंस। कृष्ण और क्या हो जाएगा? कंस। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और ये कौन सा समास में आएंगे? द्वंद्व समास में। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, क्या हो जाएगा? मोदी और केजरीवाल। तो ये जो समास माना जाएगा, कौन सा समास माना जाएगा इन दोनों के बीच? द्वंद्व समास माना जाएगा। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर कोई प्रतियोगिता है या कोई युद्ध होता है तो उनके बीच में कौन सा समास माना जाता है? द्वंद्व समास। और इनके बीच में मुख्य पहचान क्या है? ये क्या होगा? योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह। एक और जैसे कि हम बात करें, भीम और दुर्योधन। क्या हो जाएगा? भीम और
दुर्योधन। तो इसमें कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास। ये हो गए हमारे। इसके और आते हैं जैसे कि क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विलोम शब्द। एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, वहां पर भी द्वंद्व समास पाया जाता है। जैसे रात और दिन। क्या हो जाएगा? रात और दिन। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट एग्जांपल बात करें शब्द। एक शब्द होता है तो एक क्या होता है? अशब्द। तो इसमें कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट एग्जांपल बात करें हम लाभ हानि, तो इनमें कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। अभी अच्छा। इसके नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक हमने बताया था प्रतियोगिता होती है, वहां कौन सा समास पाया जाता है? द्वंद्व समास पाया जाता है। इसके बाद हमने क्या बताया था, प्रतियोगिता होती है वहां द्वंद्व समास पाया जाता है। जहां विलोम शब्द होते हैं वहां द्वंद्व समास पाया जाता है। और एक योजक चिन्ह होते हैं वहां पर भी क्या होता है? द्वंद्व समास पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें जैसे कि भाई और बहन। भाई और बहन के बीच में क्या होता है? एक योजक चिन्ह होता है। और ऐसे समास जिसमें ऐसा कोई शब्द हो जिसमें योजक चिन्ह की आया हो, तो वहां पर कौन सा समास पाया जाता है? द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, तो ये किस समास के अंतर्गत आएगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें गंगा यमुना। गंगा यमुना, तो ऐसे काफी एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। पाप पुण्य। पाप पुण्य। माता पिता क्या हो जाएंगे? पाप और पुण्य। ये क्या था? ये विलोम का शब्द है मगर वहां गलती से यहाँ है। पाप पुण्य। माता पिता। माता पिता। दान बात। और एक कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे कि उनकी आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति होती है। जैसे दिन दिन, हरा हरा। क्या होता है? दिन दिन, हरा हरा। रात रात, हाथ हाथ। ये आपको एग्जाम्पल कर्मधारय समास में मैंने कराए थे, मगर कर्मधारय समास में क्या होता है? योजक चिन्ह नहीं होता है। हाथ हाथ। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं इसी में योजक चिन्ह क्या आ जाते हैं, जैसे कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण, ये क्या है? इसी में आ जाते हैं। भाई बहन, जैसे भाई बहन में कोई ना कोई संबंध होता है, ऐसे राम और लक्ष्मण क्या आ जाएगा? राम लक्ष्मण। क्या ये ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें कोई ना कोई संबंध भी पाया जाता है। जैसे गुरु और शिष्य में एक संबंध पाया जाता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? जिनके बीच में संबंध होता है वहां पर भी क्या पाया जाता है? द्वंद्व समास पाया जाता है। जैसे गुरु और शिष्य में एक संबंध होता है, तो वहां पर कौन सा समास पाया जाएगा? द्वंद्व समास। गुरु और शिष्य। जैसे लव और कुश, इनमें क्या था? संबंध था। भाई और ये दोनों क्या थे? भाई थे। इनमें तो क्या आएगा? संबंध पाया गया। जैसे कि जीजा और साली। ये क्या है? ये सब एक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा समास आएगा? ये द्वंद्व समास आएगा। आप यहां तक उतारिए। इससे आगे चलेगा बहुवीर्य समास। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कौन सा समास आएगा? लास्ट समास, जिसे बोलते हैं बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लास्ट समास है। और ये समास ना तो प्रथम पद की प्रधान रखता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है।
ये किसी अन्य तीसरे की ओर ही संकेत करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस समास का पहला पद और द्वितीय पद प्रधान नहीं होता वह किसी और की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जिस समास का प्रत्येक समास में दो पद होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसकी मुख्य पहचान क्या है, समास विग्रह करने पर ये एक तीसरा अर्थ निकालता है। समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकालता है। क्या हो जाएगा, समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। क्या हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकलता है। इसमें क्या है, और एक और मैं एक चीज आपको लिखा दूं नोट, यदि कोई ऑप्शन आपको दे रखा है वहां पर कर्मधारय समास भी दे रखा है, बहुव्रीहि समास भी दे रखा है और द्विगु समास भी दे रखा है, तो वहां पर आपको ज्यादातर ऑप्शन में 95% बहुव्रीहि समास को ही माना जाता है। यदि ऑप्शन में कर्मधारय समास और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास हो तो क्या है, यदि ऑप्शंस में कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास दिया हुआ हो तो वहां ऑप्शन में बहुव्रीहि समास माना जाता है। जैसे एग्जांपल बात करें हम, नीलकंठ। अब देखो ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया था क्योंकि ये एग्जांपल मैंने आपको कर्मधारय समास में आपको कराया है। नीलकंठ एक पक्षी का भी नाम होता है ना, और नीलकंठ क्या होते हैं, शिव का भी होता है। अगर हम इस एग्जांपल में नीलकंठ को संबोधित शिव से कर रहे हैं तो ये क्या जाएगा, बहुव्रीहि समास आएगा। अगर हम नीलकंठ को ही किसी पक्षी से संबोधित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक, तो ऑप्शंस में अगर ये दोनों दिए हुए होते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास मानकर चलना पड़ता है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, बारहसिंगा, तो बारहसिंगा अभी मैंने आपको ऑप्शन कराया था, 12 सिंगों का समूह पर एक जानवर भी होता है। जानवर जाएगा तो वो बहुव्रीहि समास में जाएगा, और वो अगर
अगर समूह में आता है 12 लोगों का समूह या किसी में 12 सिंहों का समूह आएगा तो वो किस में आएगा? द्विगु समास में आएगा, क्योंकि द्विगु समास में क्या है? एक संख्यावाचक पहला पद। तो इसके काफी एग्जाम्पल है। जैसे कि देखो, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्र है, शेखर, शेखर का मतलब होता है क्या? है मस्तिष्क। चंद्र शेखर, तो क्या हो जाएगा? चंद्र है जिसका, शेखर का मतलब मस्तिष्क, ये क्या हो जाएगा? शिव से। क्या हो जाएगा? ये शिव से। इसका अर्थ आएगा चंद्र है जिसका मस्तक, तो क्या हो जाएगा? ये शिव। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? चंद्र मौली। तो चंद्र का मतलब क्या होता है? चंद्र है, मौली का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सिर होता है। क्या होता है? सिर। चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके। अब ऐसे कौन से भगवान जी हैं जिसके सिर पर क्या होता है? चंद्र। क्या होता है? चंद्र। तो कौन होते हैं? शंकर जी। कौन होते हैं? शंकर जी। अब देखो, चंद्र पाड़ी, चंद्र पाड़ी, चंद्र है, पाड़ी का मतलब होता है हाथ में। क्या होता है? चंद्र पाड़ी, पाड़ी का मतलब क्या है? हाथ में। और चंद्र मतलब चक्र, चक्र है जिनके हाथ में। कौन होता है? वो ब्रह्मा, वो विष्णु। कौन होते हैं? विष्णु। चक्र है जिसके हाथ में, हाथ में। तो जिसके, जिनके हाथ में क्या होता है? चक्र होता है। कौन होते हैं? विष्णु। कौन होते हैं? विष्णु। अब देखो क्या है? त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाले कौन है? शिव। कौन है? शिव। त्रिनेत्र, जिनके क्या है? तीन नेत्र, तो कौन हो जाएंगे? शिव। त्रिलोकी। अब देखो ये दोनों समास हमारे, त्रिलोकी और ये द्विगु समास में भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके पहला क्या है? संख्यावाचक शब्द है। क्या है? संख्यावाचक शब्द। तो देखो त्रिनेत्र, जिनके तीन नेत्र, क्या हो जाएगा? शिव। त्रिलोकी मतलब तीन लोगों का समाहार। तीन लोगों का समाहार कौन होते हैं? विष्णु। कौन होते हैं? विष्णु। तीन लोगों का समाहार कौन हुआ? विष्णु। कौन हो जाएगा? विष्णु। अब देखो क्या है? अब कौन कौन बचे? गजानन, लंबोदर और हलधर। गजानन का क्या मतलब? गज है जिनके समान, गज के गजानन मतलब, गज का मतलब क्या होता है? हाथी के समान जिनका मुख है, वो कौन होते हैं? हमारे गणेश। गज मतलब क्या होता है? हाथी, मतलब गज के समान जिनका मुख है, वो कौन होते हैं? गणेश। क्या हो जाएगा? गणेश। इसके बाद क्या है? लंबोदर। लंबोदर मतलब जिनका लंबा है कौन? पेट, वो कौन होते हैं? गणेश। कौन होते हैं? वो गणेश। लास्ट क्या है? हलधर, हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला। अब इसके और भी एग्जाम्पल है, काफी एग्जाम्पल होते हैं इनके, आप किताब से पढ़ सकते हो। अगर
काफी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको द्वंद्व समास के और बहुव्रीहि समास के। ऐसे काफी एग्जाम्पल होते हैं जो आप अपनी और किताबों में देख सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।